चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक और नाम इसको कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे गॉस जी, जिन्होंने भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, तो उन्हीं के नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अभी तक जो हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दोनों एक वेरिएबल पे बेस्ड होते थे। वो वेरिएबल था डिस्क्रीट। ठीक, मतलब तुमको इस डिस्क्रीट से मेरा क्या मतलब है, तुमको अभी तक प्रोबेबिलिटी बता देता था कि बताओ एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सिक्का 10 बार उछाला गया है। ठीक, अब तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा। अब तुमसे ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है? जब जब हमारी वेरिएबल कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक रेंज ऑफ वेरिएबल के लगेगा। जैसे मैंने बोला एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, बताओ 4 से 6 तक, मतलब 4 to 6 के बीच में प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 to 6 हेड्स आने के चांसेस क्या है। तो तुमको एक रेंज दे दी कि 4 to 6 का रेंज बताओ, इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक, तो जब कभी एक रेंज के लिए एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए तुमको प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, तो वहां पे हमको क्या हेल्प करता है? हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है। देखो लिखा भी है, a continuous random variable x is defined to follow normal distribution। एक continuous random variable x जो है वो normal distribution को follow करता है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए मेरे को दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ठीक, दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। वो दो पैरामीटर्स का नाम क्या है? एक का नाम म्यू और एक का नाम वेरिएंस, या एक का नाम सिग्मा स्क्वायर। मतलब एक पैरामीटर मेरे को मीन चाहिए, एक पैरामीटर मेरे को मीन चाहिए और एक मेरे को वेरिएंस चाहिए। तो मैं भैया ये अगर मेरे को क्वेश्चन में ये दोनों चीज दे रखी है तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ। ठीक, अगर वहीं पे मैं बाइनोमियल की बात करूँ तो बाइनोमियल को दो पैरामीटर n और p चाहिए होते थे। पॉइजन को बात करो तो पॉइजन को सिर्फ एक पैरामीटर m चाहिए होता है। ठीक, और वहीं पे नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल को दो पैरामीटर म्यू मतलब मीन और तुम्हारा एक समीशन स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर जिसको तुम वेरिएंस कहते हो, ये दोनों चाहिए। ठीक, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कभी भी एक ग्राफ में प्लॉट करे तो एक कर्व बन के आएगा। वो कुछ इस तरह का कर्व बन के आएगा। इस कर्व को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। इस कर्व को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व, या तुम लोग इसको नाम दे सकते हो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बेल शेप कर्व। ठीक, ये कर्व कैसा है? बेल शेप है। ठीक, ये बेल शेप कर्व है। ठीक, तो इस कर्व को हम लोग बेल शेप कर्व भी कहते हैं। अब ठीक, अगर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाई एक्स को प्लॉट करें तो वो कैसा शेप लेगा? बेल शेप कर्व लेगा। इस बेल शेप कर्व की खासियत क्या होती है? ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसके अंदर आती हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर इस कर्व को, इस नॉर्मल कर्व को अगर बीच से बांटा जाए, तो ये बांटा जाए तो मतलब ये इस कर्व को अगर बीच से बांटा जाए तो ये जो सेंटर, ये जो बांटने वाला पॉइंट है, इसी को हम लोग म्यू कहते हैं, इसी को मीन कहते हैं, इसी को म्यू कहते हैं, इसी को मीन कहते हैं। और अगर इस कर्व को बांटा जाए तो जितना हिस्सा इधर होगा उतना ही हिस्सा इधर होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी की बात करा जाए तो हमको मालूम है ये जो पूरा कर्व है, इस पूरे कर्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस पूरे कर्व की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मैंने बोला इस पूरे कर्व की प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो अगर मैंने इस कर्व के दो इक्वल पार्ट्स किए और ये कर्व एक सिमेट्रिक कर्व है, ये कर्व एक सिमेट्रिक कर्व होता है। सिमेट्रिक मतलब ऐसा कर्व जो कि, या ऐसी चीज जो कि दो इक्वल हिस्सों में बांटी जाए तो बराबर बराबर बढ़ती है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो इस म्यू, इस मीन से लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया 0.5 प्रोबेबिलिटी देगा और ये वाला हिस्सा 0.5 प्रोबेबिलिटी देगा। मतलब ये 50% एरिया इधर कवर्ड है और इधर कितना एरिया कवर्ड है? 50% एरिया कवर्ड है। सिंपल सी बात। मैंने क्या बोला? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लगता है। इसको निकालने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर।
ठीक। अगर मैंने इस कर्व, इस प्रोबेबिलिटी, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करूं तो एक नॉर्मल कर्व बन के आएगा, एक नॉर्मल कर्व बन के आएगा। ठीक, उस नॉर्मल कर्व को बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। एक बेल शेप कर्व बनेगा जो बिल्कुल एक सिमेट्रिक कर्व होता है। मतलब अगर उस कर्व को दो इक्वल पार्ट्स करें तो 50% हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड होगा और 50% हिस्सा राइट हैंड साइड होगा। ठीक, और ये जो कर्व के जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होता है, ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उससे नीचे तक जो लाइन ड्रॉ करी जाए तो जहां पे टच करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मीन होगा। यही मीन होगा, यही मीडियन होगा। ठीक, और यही मोड होगा। मतलब मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कोइंसाइड कर रहे होते हैं। मैंने तो बहुत सारी बातें बोली, तुमको सारी बातें नोट करनी है। पहली बात, एक नॉर्मल कर्व, बेल शेप कर्व बनने वाला है, जहां पे सेंटर उसके पीक पॉइंट से नीचे लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पे मीन, मीडियन, मोड तीनों कोइंसाइड करते हैं। वहीं पे मीन भी होता है, वहीं पे मीडियन भी होता है, वहीं पे मोड भी होता है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड 50% एरिया कवर्ड, राइट हैंड साइड 50% एरिया कवर्ड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो 0.5, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 0.5। ठीक, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इतनी बात तुमको मालूम होनी चाहिए। अब तुमने बोला कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो हमने, हमको मालूम चल गया, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इतनी बात मालूम चल गई। अब ये बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? तो मैंने कहा चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा और बहुत इजी सा फॉर्मूला है। लोग पता है इसी को छोड़ के चले जाते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/सिग्मा। ठीक, 1/सिग्मा 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या बोला? 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू माइनस बाहर होल में ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला देके घबराना नहीं, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और इतना तुमको, कोई मैं एग्जाम में बात करूँ तो एग्जाम में कोई इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने को भी नहीं आता है। आएगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। ठीक, या एक सॉल्व करने को आएगा तो देखना तुमको म्यू और सिग्मा सब दे रखा होगा, तुमको बस डायरेक्ट लगाना होगा और फॉर्मूला याद है। घबराना नहीं है, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें भी दो पैरामीटर्स मेरे को फोकस किया कराए गए हैं। दो पैरामीटर्स क्या क्या फोकस कराए गए? एक तो मेरा सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक मेरा म्यू। मेन वैल्यूज मेरे को इन्हीं की चाहिए। ठीक, मेन वैल्यूज इनकी चाहिए। ठीक, तो तुमको हर चीज मिल जाएगा। पाई की वैल्यू सबको मालूम है। पाई की वैल्यू भैया हमको 22/7 लेनी है। कोई भी अपने आप से 3.14 नहीं रखेगा जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना। 3.14 अगर दी है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 तो 3.14 रखेंगे। ई की वैल्यू मालूम ही है कि ई को हम लोग को 2.71828 लेना है। हम लोग ने जो पॉइजन में लेते थे वही वैसे ही लेना है। ठीक, अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब कुछ और बातें आती हैं। अब मान लो एक पॉइंट आता है कि मान लो हम लोग ने म्यू 0 ले लिया और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 ले लिया। मान लो कोई हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका मीन 0 आ रहा है और एस डी 1 आ रहा है। तो मेरा फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ठीक, 1 अपॉन, मेरा फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले तो फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/सिग्मा 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ। ये चीज तुम्हारी 1 हो गई, तो मेरा यहाँ पे हो गया 1/2 पाई। ठीक, 1 को लिखने का फायदा नहीं है। ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू मतलब 0, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1, है ना, 2 into 1। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख लिया? मेरा नया फॉर्मूला हो गया 1/√2 पाई। ठीक, ई की पावर, अब ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इस माइनस एक्स के होल स्क्वायर को एक नाम दे दिया जेड स्क्वायर। ठीक, एक नाम दे दिया जेड, क्योंकि मीन 0 हो गया तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, नया नाम दे दिया जेड अपॉन 2। ठीक, ये जो मैंने नाम दिया है, इस नाम, इस ये जो जेड होता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ठीक, या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या वेरिएट।
ठीक। तो याद रखना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कब मिलता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तब मिलता है जब हम म्यू की वैल्यू 0 लेते हैं और सिग्मा की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मिलता है, ठीक, जिसको हम लोग z कहते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, z कहते हैं। और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, जिसको मैंने आपके लिए ब्लू बॉक्स में हाईलाइट कर दिया है। ब्लू से मैंने आपको हाईलाइट, ब्लू कह रहा हूँ, येलो से मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक, येलो से मैंने आपको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आपका मीन 0 होगा और मतलब आपका एस डी 1 होगा। उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे जो z की वैल्यू है, ये जो हमारी z की वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो ये बात, ये पूरा इसी सी पार्ट में इतनी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। फिर क्या लिखा हुआ है, डी पार्ट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। वही बात है भैया, मैंने अभी आपको इससे पहले ही बता दी थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो पैरामीटर पे है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बिल्कुल बाइनोमियल की तरह, बाइनोमियल भी दो पैरामीटर पे था, एन और पी। लेकिन बाइनोमियल और नॉर्मल में अंतर क्या है, बाइनोमियल जो है वो तुम्हारा डिस्क्रीट रैंडम के लिए निकलता है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए निकलता है। कॉन्टिन्यूअस से मेरा क्या मतलब है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हम लोग ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक, वंस द टू पैरामीटर आर नो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली, ये दो पैरामीटर बता दो, पूरा स्टैंडर्ड, पूरा हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल डालेंगे। अब ये तो हमने एक बात करी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कब स्टैंडर्ड होगा कब नॉर्मल होगा। अगर एक म्यू मीन 0 और सिग्मा 1 है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक, अगर उसके अलावा और कोई वैल्यू है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहली प्रॉपर्टी कहती है द मीन ऑफ नॉर्मल, जो मीन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है किसके अराउंड, म्यू के अराउंड। मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था कि सेंटर वाली लाइन म्यू होती है। तो यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड भैया बिल्कुल कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पार्ट पे इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात। ठीक, अगर मेरे को इसका मीन डेविएशन, सॉरी, अगर मेरे को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग या तुम्हारे सिग्मा से नोट करते हैं। और मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा रूट 2/पाई। या तो तुम ये फॉर्मूला लगा लो, या तो तुम सीधा सीधा रूट 2/पाई को हटा के तुम यहाँ पे लिख लो 0.8। ठीक, तो मेरा एम डी इज इक्वल टू, नया फॉर्मूला आ गया 0.8 सिग्मा। ठीक, चाहे तो तुम ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो तुम ये याद कर लो, जो तुमको अच्छा लगे। ये वाला न वैसे हर जगह लग जाता है। ठीक, फिर अगर मेरे को इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके मेरे को क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 और Q3 निकालने का देखो ये फॉर्मूला होता है। क्या क्या फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को Q1 निकालना है तो फॉर्मूला होगा म्यू म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन। मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिविजन को यूज करके Q1 निकाल सकते हैं। Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड, सॉरी 0.675, ये प्लस का, म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन। और अगर सिर्फ QD निकालना है तो QD होगा 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन, बस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे एम डी क्यू डी का फॉर्मूला है। और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एस डी, एम डी और क्यू डी का रिलेशन क्या होगा, उन्होंने डिस्पर्जन में पढ़ा था कि 4 टाइम्स ऑफ एस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी। तो अगर तुमको कोई भी एक बता दे कि एम डी बता दे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और एस डी निकालना है, तो इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो। ये रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है
ठीक, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रिलेशन क्या होगा एस डी एम डी और क्यू डी का, तो 4 टाइम्स ऑफ एस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी। ठीक, तुमको मैंने एम डी निकालना बताया, तुमको मैंने क्यू वन निकालना बताया, मैंने तुमको क्यू थ्री निकालना बताया। ठीक, इतनी बात बताई। अब थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा इरेज किया मैंने इसको, और क्या बात करते हैं अब, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, अभी वही बात करी। एज सच इज स्क्यूनेस इज जीरो, भैया सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस मतलब डेविएशन इसमें जीरो होगा, ना ही ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है ज्यादा, दैट इज द नॉर्मल कर्व इज नीदर इंक्लाइंड टुवर्ड राइट दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड नॉर टुवर्ड लेफ्ट, ना ही भैया ये राइट की तरफ है, राइट की तरफ होता तो नेगेटिवली होता, लेफ्ट की तरफ होता तो पॉजिटिवली होता, पर ये दोनों तरफ नहीं है तो सिमेट्रिकल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने इससे पहले ही आपको बात बता दी। फिर अगर नॉर्मल कर्व के दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लें, ठीक, क्या निकाल लें, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बोला ये मेरा एक नॉर्मल कर्व है, जैसे ये मेरा एक नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व में तुम देखो ये वाला पॉइंट, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, पिंक कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप अपना कर्व देखोगे, इस कर्व ने अपना शेप चेंज कर लिया, इस पॉइंट के बाद कर्व कुछ ऐसा हो गया है, एक ऐसा मतलब ऐसा शेप लेने लगा है। पहले ये कुछ ऐसा था स्माइलिंग, अब ये सैड वाला इमोजी बनाने लगा है। फिर तुम यहाँ पे देखो, अभी तक कर्व कुछ ऐसा जा रहा था, अब कर्व ऐसा होने लगा है, या तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम। ठीक, यहाँ पे कर्व ऐसा है और इससे पहले ऐसा था। ठीक, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इतनी सी बात होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कर्व अगर तुमसे मैं कोई बोले कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, क्या चेंज करता है अपना कर्वेचर चेंज करता है, कर्वेचर यानी अपना शेप चेंज करता है। और कैसे, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, या और कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, या तो वो कॉनकेव टू कॉन्वेक्स हो रहा होगा या तो कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो रहा होगा। तो एक कर्व अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक नॉर्मल कर्व में दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, अ नॉर्मल कर्व हैज टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, पहले पहले पॉइंट को कहते हैं हम लोग, पहले पॉइंट को कहते हैं x इज इक्वल टू म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक, एक ये याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड। ये जो पहला म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन है, यहाँ पे कर्व अपना कर्वेचर कॉनकेव टू कॉन्वेक्स कर रहा होगा, मतलब पहले कॉनकेव रहा होगा, कॉन्वेक्स बन रहा होगा, और यहाँ पे उसका रिवर्स, यहाँ मतलब कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो रहा होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से आपको 2 मिनट दिया, एक बार नोट कर डालिए इसको, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगर बात करें, अब हम लोग ने दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, हम लोग ने दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात कर ली। क्या क्या वो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक है हमारा कॉनकेव टू कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। ठीक, पहला म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन है, दूसरा म्यू प्लस स्टैंडर्ड। म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन कॉनकेव टू कॉन्वेक्स है, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन कॉन्वेक्स टू कॉनकेव है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब अब ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इन प्रॉपर्टीज के अलावा एक नॉर्मल कर्व के कुछ मतलब ये जो कर्व है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं इन कर्व में। मैंने बोला सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग म्यू के इक्वल मानते हैं, और यहाँ पे आप अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालो तो वो 0 आएगा। ठीक, उसके बगल का मतलब जस्ट ये वाला पॉइंट अगर देखूं तो ये होता है म्यू प्लस स्टैंडर्ड, राइट साइड में जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करते जाते हैं, फिर म्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड हो गया, तो इसके बगल में म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, और z की वैल्यू देखो उसके नीचे लिखी है
प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन पे z की वैल्यू 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही जब लेफ्ट जाएंगे तो माइनस होते जाए, माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन -1 हो गया z की वैल्यू, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू -2 हो गई, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू -3 हो गई। ठीक, आपको अब इस म्यू से लेके पहले पॉइंट तक, मतलब म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन तक जो मेरा एरिया होता है, मतलब ये वाला जितना मैं एरिया कवर कर रहा हूँ, ये वाला जितना मैं कलर कर रहा हूँ, पहली लाइन से लेके, मतलब अगर मैं अपनी पहली लाइन से लेके यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया कवर करता है, ये एरिया जो होता है ये होता है 34.135। ठीक, फिर इसके पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो एरिया होता है, ये एरिया होता है 13.59%। ठीक, फिर ये वाला एरिया होता है इस पॉइंट से उसके बगल तक 2.14, और जो रिमेनिंग बचा वो इस 3 से इंफिनिटी तक प्लस के वो हो गया 0.135। ठीक, आप इन चारों को ऐड कर लोगे ना तो ये 50% के इक्वल आएगा। ठीक, और मैंने आपको बताया भी था कि इस म्यू से पूरा राइट साइड का एरिया अगर तुम देखोगे तो ये 50% एरिया कवर करता है। सेम यहाँ पे भी सेम बटेगा, यहाँ पे भी 50% होगा, और ऐसे ही पहला 34.135 इस म्यू से लेके माइनस वाले पॉइंट तक, मतलब म्यू माइनस सिग्मा तक 34.135 एरिया। ठीक, ये वाला एरिया बिल्कुल सेम होगा इसके 34.135। फिर दूसरे पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेके दूसरे मतलब 2 तक वाले पॉइंट तक 13.59% होगा। ठीक, कितना होगा 13.59% होगा। ठीक, फिर फिर 2.14% होगा और रिमेनिंग 0.135, सबको ऐड कर लोगे तो 50% हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है, आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है कभी कभार कि बताओ म्यू -3 सिग्मा से म्यू +3 सिग्मा तक कितना होता है, तो कितना होता है 99.97% होता है अप्रोक्स, मैंने एक अप्रोक्स डेटा बताया है। ठीक, ऐसे ही आपको ऐड करके सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक, आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कि भैया आपको याद रखना पड़ेगा कि म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, मोस्टली ये वाला याद रखो। ठीक, और एक ये याद रखो कि म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा कितना होता है, तो होता है 34.135 प्लस 34.135। ठीक, ये वाला ये म्यू माइनस सिग्मा से लेके ये म्यू प्लस सिग्मा तक कितना कर रहा है 34.135, 34.135 दोनों को ऐड कर लो, जो भी आएगा वही तुम्हारा होगा, लगभग 69 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो वो आप ऐड करके देख लेना। ये एरिया का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ऐसे ही आपको ये एरिया एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऐड रखने हैं, और उन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब म्यू के पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कितना होता है 0 होता है, म्यू प्लस सिग्मा पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 1 होता है, म्यू +2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे 2 होता है नॉर्मल, ऐसे 3 पे 3 होता है। ठीक, म्यू माइनस सिग्मा पे -1 होता है। तो आपको ऐसे ही वैल्यूज याद होनी चाहिए और उनका एरिया भी याद होना चाहिए कि पहला 34.135, दूसरा 13.59, फिर 2.14, फिर 0.135, एक साइड का याद कर लो, दूसरा वाला उसका बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये तो हम लोगों ने पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, दे रखा है if two quartiles of a normal distribution are 47.30 and 42.0, दो क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन होंगे, एक Q1 होगा और एक Q3 होगा। Q1 दे रखा है 47.30 और Q3 दे रखा है 52.70। दोनों के फॉर्मूले हम लोगों ने अभी पढ़े। Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू -0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका होता है म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, और दोनों दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगाया। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 + 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया 0, 7 + 3 10, 7 2 9 1 10 और 5 4 9 1 10, 100.00 ये आ गया म्यू। ठीक, म्यू प्लस म्यू कितना हो गया 2 म्यू हो गया, ये प्लस माइनस माइनस और प्लस किया तो ये खत्म हो गया। ठीक, तो मेरी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी म्यू आ गया 50, मेरा मीन आ गया 50। जी, मीन आ गया 50, आधा काम तो खत्म हो गया मेरा। तुमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोड,
अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैंने बोला था कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो मोड भी यहाँ पे कितना हो गया 50, तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 50। फिर क्या ऑल्सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोले, एमडी अबाउट मीडियन, मीन बोले, कुछ भी बोले, तो एमडी का फॉर्मूला क्या होता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक। पहली वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, मतलब 47.30 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर उधर कर लो, 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर कर लो, 50 माइनस 47.30, 50 माइनस 47.30 करिए, माइनस 50 माइनस 47.30 आया 2.7 डिवाइडेड बाय 0.675, कितना आ गया मेरा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4। रख दो, एमडी कितना आ जाएगा, एमडी आ जाएगा 0.8 इंटू 4, तो 4 8 32 मतलब 3.2। ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया एमडी अबाउट मीडियन या एमडी अबाउट मीन, जो भी पूछ रहा, तो मेरे दोनों पार्ट्स में। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद होता तो हो जाता, ठीक। फिर आपको फॉर्मूलेस फोकस करने जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत इजी सा नॉर्मल डिस्प्ले, बहुत लोग परेशान रहते हैं, ठीक। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक। इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, और ठीक से आपको प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो एक और करते हैं। अब देखो ये दे रखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं एक नॉर्मल कर्व पे। तो नॉर्मल कर्व में दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए मेरे को म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए, ठीक। और एक नॉर्मल कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है। अगर मैंने इसको अपने फॉर्मूले से कंपेयर किया तो मेरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक, ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक। तो तुम कंपेयर करो तो 4 और यहाँ पे सिग्मा है, ठीक। 10 की जगह यहाँ पे क्या है म्यू है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि मेरा मेरा सिग्मा कितना आ गया, या मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 4 आ गया, और मेरा म्यू कितना आ गया, मेरा म्यू आ गया 10। अगर चाहो तो तुम यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, 32 है यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2 16 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर हटा रूट आ गया, सिग्मा 4 आ गया। देखो तो भी सिग्मा 4 आ रहा है। देखो बात वही है, सिर्फ कंपैरिजन किया, ठीक, अपने फॉर्मूले से कंपेयर किया, वैल्यू निकाल ली, तो मीन 4 आ गया, और सॉरी मीन 10 आ गया और सिग्मा 4 आ गया। रखो, तो मेरा हो गया 10 माइनस 4 और एक हो गया 10 प्लस 4, तो कितना हो गया, एक आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 6, एक आ गया 40। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ तुमको कम फॉर्मूला याद होता है, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला याद थे, लगा दिया। चलो किसी को अभी भी दिक्कत, थोड़ी और दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ अ नॉर्मल, इफ द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इफ द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 to 1, देखो मैंने बोला ये मेरा एक नॉर्मल कर्व है, ये मेरा एक नॉर्मल कर्व है, ठीक, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, मेरे को मालूम है यहाँ पे z इज इक्वल टू एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू 1, इतने तक का एरिया दे रखा है, कितना 0.3413। और देखो मैंने यही लिखवाया भी था कि हमारा एरिया कितना होता है 34.137%। अगर किसी को ना यकीन हो तो देख लो, यही लिखवाया भी था कि देखो 34.135%। ये देखो, ये फोकस करो, ठीक, ये फोकस करो, ये फोकस करो, ठीक, थोड़ा कलर ये फोकस होगा, ठीक, ये फोकस करो, ठीक। वही देखो, वही बात मैंने लिखवाई थी, 34.135 ये दे रखा है 0 to 1, मेरे को कितना दे रखा है 0 to 1, मेरे को 34.135% एरिया दे रखा है। अब मेरे को क्या है 0 to 1 दे रखा है कितना 0.3413। अब तुमको निकालनी है वैल्यू 5 1, इसका क्या मतलब हुआ
फाई वन का मतलब हुआ अगर वन के इधर साइड मतलब लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके तुमको वन तक का एरिया बताना है। अगर यही पे यहाँ पे ऐसे लिखा होता 1 5 तो इसका मतलब क्या होता है 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बताना है। तो हमको तो ये चीज पूछ रहा है, चलो हम तो दोनों निकाल लेंगे, हमको अभी के लिए ये पूछ रहा है, ठीक, हमको ये अभी के लिए पूछ रहा है कि 5 1 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 1 के आगे हो तो उसके आगे माइनस इन्फिनिटी, 1 के बाद हो तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक, जिस नंबर के बाद हो वहां पे तो माइनस। तुम अब इस कर्व को देखो, ठीक, इस कर्व को देखो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मीन है। मेरे को मालूम है कि अगर मैं इस मीन से, अरे अगर मैं, मेरे को मालूम है इस मीन से लेके ये पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी तक का एरिया है, ठीक, ये पूरा एरिया कहाँ तक का है, माइनस इन्फिनिटी तक का है, और इसका इसका एरिया कितना होता है 0.5, ठीक, 0.5, ये पूरा 0.15, और ये वाला एरिया 0.3413। तो जीरो तक मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक में कौन कौन सा एरिया आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाला एरिया आ रहा होगा, प्लस प्लस और कौन सा एरिया आ रहा होगा, प्लस मेरे पास और कौन सा एरिया आ रहा होगा 0 to 1 वाला एरिया। मैं थोड़ा सा, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाले एरिया में मेरी वैल्यू कितनी है 0.5, और 0 to 1 वाले में मेरी वैल्यू कितनी है 0.3413। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे आ जाएगा 0.8413, 0.8413। ये मेरा आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। अब अगर मैं इसी का दूसरा निकालता, मतलब अगर मैं अब इसी का थोड़ा सा दूसरा निकालता, एक मिनट जरा, इरेज नहीं हो रहा है, चलिए यहाँ पे निकालता हूँ। अगर मैं बोलूँ अगर मेरे को यहीं पे निकालना होता 1 5 1, ऐसे लिखा होता 1 और लिखा होता 5 1 5 ऐसे लिखा होता तो क्या निकालना होता, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक निकालना होता, ठीक। इसके लिए मेरे को मालूम था 0 to इंफिनिटी का एरिया मेरे को मालूम है 0.5 होगा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का एरिया 0.5 होगा इंफिनिटी था, ठीक। इसमें 0 to 1 इसके बीच में आ रहा होगा जिसका एरिया है 0.3413, ठीक। इस इसमें से 0 to 1 वाला एरिया हटा दो, इसमें से ये वाला एरिया हटा दो, ठीक। ये वाला अगर एरिया हटा दूं 0.5 में से, अगर मैं ये वाला 0.3413 हटा दूं तो 1 से लेके इंफिनिटी तक का एरिया आ जाएगा। तो हटा दो, 0.5 में से मैंने 0.3413 हटा दिया तो मेरा आंसर कितना बचा 0.1587, 0.1587। ये मेरा एरिया बच गया, ये मेरा एरिया बच गया, ठीक। तो इसका आंसर आ गया था अगर 1 5 दिया होता, इफ एंड बट अगर दिया होता तो। समझ में आया? तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आपका काम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आप अपने मॉड्यूल से जो भी आप कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, चाहे सीएमए कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दिखा रहे हैं, जैसे आप 12th में अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्सरसाइजेज लगानी है। कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, या देखिए आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन में मेरा 8090 करके, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके पर्सनली या व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक। थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक जरूर है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा। सिर्फ फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को देखिए, कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक। कोई दिक्कत होती है नंबर दिया है व्हाट्सएप कर लो या सीधा कॉल कर लो, आपके लिए डाउट सेशन हमेशा ऑन है, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका काम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़ना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत, और कमेंट भी, ठीक। मिलते हैं आपसे।